हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सब लोगों की। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी, यहाँ पर डेट मेंशन की है मैंने 13 अक्टूबर 2015 को। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व पेपर है, ये पूरी तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके दो पार्ट होंगे। बेसिकली मैं चाहता तो ये था कि मैं एक ही पार्ट में इसको डिस्कस करूं, लेकिन दो पार्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैथ का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए मैथ का सेक्शन अलग से डिस्कस करेंगे और बाकी के 3 सेक्शन में ट्राई करूंगा कि यहाँ पर डिस्कस हो जाए। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने का मेरा जो पर्पज़ है वो 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये समझ आए कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। और ये 2 बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए, क्वेश्चन की क्या है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये पैटर्न अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो उसके बराबर में है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो PDF वगैरह इसके कंटेंट का मटेरियल होगा मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सेक्शन देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस में कि 4 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन हिंदी का है, दूसरा सेक्शन मैथ का है, तीसरा सेक्शन जो है वो जनरल स्टडीज़ वाला है जहाँ पर करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है, और चौथा सेक्शन है वो ग्रामीण विकास का है। तो पहला सेक्शन जो है इसमें हिंदी का है। मैं हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और देखेंगे किस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है निर्देश 1 से 2, यानी 2 क्वेश्चन के लिए निर्देश है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो ये मुहावरे दे रखे हैं, इनके जो सही अर्थ हैं वो हमें बताने हैं। तो ऊँट के मुंह में जीरा बहुत ही सिंपल मुहावरा है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, कोई इनमें से एक जो है वो सही होगा। तो कौन सा सही है आप लोग चारों पढ़ लीजिए, फिर आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसका पहला है जानवर को दवाई देना, ये गलत है। दूसरा है बड़े प्राणियों को साधना देना, तीसरा है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, और चौथा है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। तो डी ऑप्शन सही है। आगे से दोस्तों टाइम बचाते हुए मैं जो सही ऑप्शन है सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए चाहे डायरेक्टली पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जूते चाटना। तो जूते चाटना मुहावरा है, इसका सही ऑप्शन होगा खुशामद करना, सी। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, अब यानी यहाँ से क्या हुआ, 2 मुहावरे पूछे गए, 2 क्वेश्चन जो हो गए मुहावरों के हो गए, यानी हमको मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद करनी है। तो हम करीब 50 to 100 लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यानी एक लाइन इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अलंकार हम पढ़ेंगे डिटेल में, कौन कौन से अलंकार होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। तो आप लोगों के पास 1 सेकंड के लिए टाइम है, देखिए। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार क्यों आया है, क्योंकि घटा शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। पहली बार काली घटा का मतलब ये जो काली घटा होती है, बादलों की टुकड़ी होती है, और घट दूसरे घटा का मतलब है कम होना, कि उसका घमंड कम हो गया। तो शब्द एक ही है, घटा, अर्थ 2 हैं, इसलिए उपमा यमक अलंकार है, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियन सुनी सूखी। इसमें पूछा गया रस, कौन सा रस है। तो ये चूँकि आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि ये वियोग वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही सिंपल है ये, तत्सम तद्भव हम लोगों ने पढ़े थे पहले, अब कुछ कुछ आपको याद होंगे। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, तो डी शब्द जो है यहाँ पर प्यास, वो तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला देखते हैं छठा,
उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ का उगना, तो इसका विलोम क्या होगा, किसी चीज़ का ढलना, यानी भाषित, बलिष्ठ, लाल और अस्त। सी ऑप्शन सही है, अस्त जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अब इसमें अभी ऊपर पूछा था तत्सम तद्भव कौन सा है, जहाँ पूछा तत्सम कौन सा है। तो तत्सम तद्भव क्या होते हैं, वही सही गलत कि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होती है। तो अटारी, निकृष्ट, गहरा और तीखा, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो निकृष्ट जो है वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। यहाँ से आपने देखा 3 क्वेश्चन जो पूछे गए वो ये एक तत्सम तद्भव का क्वेश्चन ले लिया उन्होंने, एक उन्होंने ले लिया कि इसमें रस कौन सा है, और एक उन्होंने अलंकार पूछ लिया। ठीक है, यानी ये टॉपिक हमारे पढ़ने के हैं, इनको हम देखेंगे। अब निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। तो इसमें 4 सेंटेंस हैं। तो मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यहाँ पर भविष्यकाल है। टेंस जानने में हमें हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लगते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कारक कौन सा है। ठीक है, तो कारक यहाँ समझने के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा जिसमें हम कारक डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अधिकरण कारक, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी वही तत्सम तद्भव की बात हो रही है। तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्यधिक, इसकी सही वर्तनी के लिए 4 ऑप्शन प्रयोग किए गए हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। तो अत्यधिक है, अत्यधिक है, अत्यधिक है और अत्यधिक है। तो कौन सा सही लग रहा है आपको। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें, अत्यधिक। ठीक है, अगला है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो समास हम लोगों ने पढ़े थे, बहुब्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, सही ऑप्शन है द्विगु समास। ठीक, इसकी डिटेल जो है कि द्विगु समास क्यों है त्रिवेणी शब्द में, ये मैं वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कल या परसों में मैं हिंदी की एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द जो है वो पुरुष है और इसका स्त्रीलिंग, तो इसमें कहा है विद्वंती, विद्यावती, विदुषी। तो सही ऑप्शन इसका डी है विदुषी। ठीक है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बहुवचन इसका चाकुओं होगा, लेकिन अंक की बिंदी जो है ये नहीं होगी। बी ऑप्शन सही है इसका, चाकू ओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया है 14 से 15। इसके लिए एक निर्देश दे रखा है, यानी 2 क्वेश्चनों के लिए। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक, तो कह रहा है माता जी को शुभकामना, स्नेह, आशीर्वाद या प्रणाम। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रणाम होगा क्योंकि आशीर्वाद छोटों को दिया जाता है। ठीक, बी ऑप्शन सही है इसका। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, गणमान्य। बिल्कुल नहीं, गणमान्य को हम इन्विटेशन देके बुलाते हैं कहीं पर भी। ठीक है, जो मुख्य अतिथि गणमान्य व्यक्ति होते हैं, और अभ्यागत और असामयिक नहीं है, अतिथि बोलेंगे हम इसको। ठीक है, सही ऑप्शन है बी। 16वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची पूछा है। अब यहाँ देखिए पर्यायवाची भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। तो स्वच्छ शब्द का क्या है, निर्मल। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आया 17 से 18। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा जिसके अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ शब्द के सामने लिखा है, दूसरा अर्थ हमें बताना है। जैसे प्रमत्त है, इसका एक अर्थ लिखा हुआ है कि स्वेच्छाचारी, यानी अपनी इच्छा से के अनुसार कार्य करने वाला। तो 4 ऑप्शन है, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट या उन्मत्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 17 वो होगा उन्मत्त। ठीक है, 8वां है कनक। तो कनक को हम जानते हैं धतूरा भी कहते हैं और कनक को हम सोना भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, कनक माने सोना या धतूरा दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है। तो रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो वो होगा रीति प्लस अनुसार, यानी डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा जाएगा, रीति प्लस अनुसार। ये बड़ी की मात्रा रापे और तापे छोटी की मात्रा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 20 से 21। निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। ठीक है, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों
उसके अनुरूप विकल्प ए, बी और सी में से उत्तर दें। मतलब क्या है कि एक सेंटेंस लिखा है इन्होंने और वो 4 ऑप्शंस के रूप में लिखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए वरना गलती हो जाएगी। इसमें क्या है, दरअसल कुछ नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं इसमें 4, ए, बी, सी, डी, और चारों ऑप्शंस में पूरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, तो जौन से पार्ट में मिस्टेक है आपको बस वही बताना है। अब इसका कोई ए, बी, सी, डी ऑप्शन नहीं होने वाला, ये आप समझिए। 20वें क्वेश्चन को आप समझिए, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, यही 4 ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन और नहीं है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो डी चूज़ करेंगे। तो इसका जो त्रुटि वाला है वो सी है। ठीक है, लीची खरीदने हैं, खरीदनी है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी यहाँ पर। ठीक, तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। अभी हिंदी के ही चल रहे हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर के होते हैं। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो डी चूज़ करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब सही ऑप्शन जो गलत है वो सही होगा हमारे लिए। तो मिस्टेक हमें यहाँ पर दिख रही है ए में, अपने अपने नहीं, अपनी अपनी होगा यहाँ पर, अपनी अपनी किताबें। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन 22 से 23 के लिए हमारे पास निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सही जो शब्द है उसका हमें चयन करना है, वाक्य का, सॉरी। तो पहला वाक्य देखते हैं इन चारों में कौन सा सही है। तो वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सप्रमाण के साथ, तो ये गलत हो गया, या तो साथ प्रयोग करेंगे या सप्रमाण, सा प्रयोग करेंगे। वह प्रमाण के सहित, तो यहाँ पर के नहीं आएगा, यानी ये दोनों गलत हो गए। वह सप्रमाण सहित, ये भी गलत हो गया, सहित नहीं आएगा जब सप्रमाण लग गया। वह प्रमाण सहित, ऑप्शन डी सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, डी सही है। अगला है हमारा 23वां, वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तो सही ऑप्शन है इसमें ए, वह एक विदुषी महिला थी, क्योंकि पुल्लिंग अभी अभी हमने देखा था विद्वान के लिए विदुषी होता है। ठीक, तो वह एक विदुषी महिला थी। अगला देखते हैं हम 24 से 25, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो एक शब्द और अनेक शब्द आपने देखा था, एक ही सेंटेंस के लिए जो शब्द होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं इन दोनों क्वेश्चंस में, यानी 2 मार्क्स का आप समझ लीजिए लगभग। किसी की सहायता करने वाला, तो सहायक होता है वो, तो 24 का क्या है, बहुत सिंपल है, डी ऑप्शन है। और भला चाहने वाला किसी का हितैषी होता है, या फिर सहायक, पुण्यार्थ या निस्वार्थ, तो हितैषी कहेंगे, बी सही शब्द है। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन देखे। हमें समझ में आया कि इसमें जो टॉपिक्स कवर किए इन लोगों ने वो कवर किए, यहाँ से देखिए दोबारा से एक बार, इन्होंने कवर किया, कुछ मुहावरे पूछे इन्होंने, अलंकार पूछे, रस पूछा, तत्सम तद्भव शब्द पूछे, और पढ़ने के लिए हमने कारक पूछे इन्होंने कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द, बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा इन्होंने, समाज पूछे, यह हमें पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पूछे, और संधि विच्छेद के भी क्वेश्चन दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने देखे, इंपॉर्टेंट थे और इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेक्शन है मैथ का, इसके 25 क्वेश्चन दिए हैं। इस मैथ वाले सेक्शन को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहा हूँ आपके जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन पे। ठीक है, सामान्य अध्ययन वाले। तो इस सेक्शन में हम थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो ये क्वेश्चन जनसंख्या मतलब ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इसमें केरल है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, बाकी इनकी घनी आबादी है, तो बी ऑप्शन इसका 51 का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जैसा उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में भी कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो कृषि आंदोलन के नेता इनमें से कौन से थे, 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू या बाबा रामचंद्र। तो सही ऑप्शन इसमें है डी वाला, बाबा रामचंद्र थे कृषि आंदोलन के नेता। 53 क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से निम्न में किसको सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 2015 की करंट अफेयर्स हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो 2020 के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। फिर भी आप ये ध्यान रखना कि ये एक पुरस्कार है, इसका सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक। अब हम देखते हैं 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन इसमें आप सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण थे, जिनको लोकनायक कहा जाता था। 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में, अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे हिस्ट्री के थे, सिर्फ एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का था और एक क्वेश्चन जो था करंट का था, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री के। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये भी बात हो रही है 2015 की, तो हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको सही ऑप्शन इसका बता देता हूँ। जो 50 उस समय 2015 में जो अध्यक्ष थे वो जिम योंग किम थे, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष। अभी फिलहाल में जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो विश्व बैंक एक इंपॉर्टेंट संस्था है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो मुख्य संस्थाएं हैं। अब आपको पैटर्न यही तो पकड़ना है कि जो मुख्य संस्थाएं हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला, अशोक के आक्रमण के दौरान, अब ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी इनमें से? तो सही ऑप्शन है इसका सी, तोशाली, क्योंकि अब राजधानी पूर्वी प्रांत की राजधानी है। इसके बाद ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री में अभी डिस्कस करूंगा अशोक का साम्राज्य, तो वहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। अब साइंस का क्वेश्चन है अगला। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा लगेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम डायनामो का यूज़ करते हैं। और इसका उल्टा, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हम मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना, गलती आपसे यहाँ होगी कि यांत्रिक से विद्युत को है या विद्युत से यांत्रिक को है, ठीक। ये ध्यान रखना, दोनों ही ऑप्शन इसमें बन सकते हैं। यांत्रिक से विद्युत है तो डायनामो सही ऑप्शन है, और अगर उल्टा हो जाएगा इसका तो फिर ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, मशरूम किसका उदाहरण है? बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो लाइकेन है, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस का? तो बहुत इजी है, ये फंगस होता है मशरूम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो धान के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान किसका है? वो हमारा ही है, भारत का, लेकिन वो 2015 का क्वेश्चन था। अभी फिगर्स जो हैं वो चेंज हो चुके होंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है पंचायती राज की। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो जब पंचायती सिस्टम लागू किया गया था इंडिया में, इसको की मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा पंचायती राज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो 2 राज्य थे उन्होंने अपने यहाँ लागू किया था, उनमें राजस्थान सबसे पहला था और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। अगला है, हाल ही में किस देश के नए वुहान 14, ये भी बात जो है पुरानी है, करंट की बात है, 2015 की बात है। तो ये एक स्ट्राइक यान था जिसका सफल परीक्षण किया गया था। और लेकिन यहाँ से एक पॉइंट मैं और बता दूँ आपको, जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये चीन है, ठीक है, चीन ने किया था। तो अब मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप इसमें तुक्का लगाना चाहते हैं, तो एक स्मार्ट तरीका है तुक्का लगाने का, मतलब एक चीट कोड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के, कि यहाँ पर WU ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देशों से आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ का नाम है, मान लो कोई मिसाइल का नाम है, अब आपके पास ऑप्शन है, अब USA की मिसाइल है तो उसका नाम वुहान तो होगा नहीं, आप समझना मेरी बात को, या इंडिया की मिसाइल है तो उसका नाम इंग्लिश वाला तो होगा नहीं, या किसी और लैंग्वेज का, उसका नाम ऐसे ही होगा, अग्नि है या इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ का थोड़ा सा लॉजिक लगा के तुक्का भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ जानना, क्योंकि भूमि से संबंधित काम होता है। तो इसका कितने परसेंटेज में यहाँ पे बात हो रही है कि कितने प्रतिशत घेरा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है 2.4%, ठीक है। अगर एरिया की बात करें कि कितना एरिया है, तो वो 3.5 है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया, ठीक है।
अगला है दिल्ली मेट्रो अपनी प्रथम ड्राइवर रहित जो रेलगाड़ी थी वो किस देश से उसने प्राप्त की थी, तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप, अब ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर्स है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड इसके विजेता का नाम पूछा गया है। तो इस टाइम पे जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं हो रखी हैं, ठीक है, और उनके चैंपियनशिप किसने जीती क्या हुआ। वैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ही चैंपियनशिप ऑलमोस्ट कैंसिल हैं, लेकिन जो कुछ भी पहले हुई होंगी वहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला है, ये एक खेल का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप करंट अफेयर्स को भी इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन में, जैसे खेल वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि बुक वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई अस्त्र वगैरह का प्रक्षेपण हुआ है तो उससे टेस्ट हुआ है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा सकता है। इस तरीके से करंट अफेयर्स को डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कि काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं, ये पूछ रहे हैं। ये सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये किस नदी की सहायक नदियां हैं ये पूछ रहे हैं। आप टिक कीजिए ऑप्शन, फिर मैं बता रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन है बी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी को कहते हैं। अब ये सीधी सीधी परिभाषा है तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, तरंग दैर्ध्य उनकी परिभाषा इन्होंने डायरेक्टली लिख दी और फिर पूछ लिया क्या होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए एक मॉडल है इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं। मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, तो ये कौन सा है। तो ये मॉडल वैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, पूरा मॉडल है, इसकी डिटेल हम देखेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन बताइए आप जल्दी से 68 क्वेश्चन का। तो बेगम हजरत महल जो हैं वो इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 1942 में किया था, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, गदर क्रांति जो आरंभ हुआ था उसका कारण क्या था, ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, तो यानी मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़े कम है, मॉडर्न के ज़्यादा हैं। तो सही ऑप्शन है इसका डी, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके कारण गदर क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला है 72, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। तो ये आपका केरल राज्य का नृत्य है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, इन राज्यों में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं ये हमारे जानने का विषय है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो आपकी बैक मेरु रज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसका काम क्या होता है। तो इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं हमारे, मतलब हमें गर्म हुआ, ठीक है, कोई चीज़ बहुत गर्म है, हमने उसको टच किया तो वो हमें गर्म लगती है, तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो मेरु रज्जु होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके कार्यकाल से पहले, तो ये अधिकार किसके पास है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है, लेकिन नहीं होता है, ठीक है, ये अधिकार होता है राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास भी नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उनके पास अधिकार होता है कि वो उसको सिंपल मेजोरिटी से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर है सी, वैलियम। अब क्वेश्चन नंबर हम 76 देखते हैं। अब ये 2 सेक्शन आपके पूरे हो गए, आपने जनरल स्टडीज़ का पैटर्न समझ लिया। अब यहाँ से बात हो रही है ग्रामीण विकास की, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामीण विकास में। क्वेश्चन नंबर 76, इंदिरा आवास योजना जो है, जो एक केंद्र की योजना है, इसमें राज्य और केंद्र के बीच का कितना परसेंटेज है। अब ये डाटा तो पुराना है, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर है 75:25, यानी केंद्र 75% देता है और राज्य 25% देता है। वर्तमान समय में क्या है उसको देखना पड़ेगा। भारत में स्थित किस राज्य को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है।
तो वाराणसी जो है वो भारत का सबसे पुराना शहर है, ये ऑप्शन सही है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 78, बहुत ईजी है, इलाहाबाद में। ठीक है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो आगरा और कानपुर बहुत प्रसिद्ध हैं, डी ऑप्शन सही है। भूमि कृषि का रिकॉर्ड इसको किस नाम से जानते हैं हम? तो गिरदावरी नाम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भूमि कृषि के रिकॉर्ड को हम गिरदावरी कहते हैं, डी ऑप्शन। तहसील के स्तर पर, तहसील लेवल पर जो सरकारी निकाय बनते हैं उनका क्या नाम रखा जाता है? तो ग्राम सभा नहीं होता है, ना पंचायत होता है, नगर पालिका तो बिल्कुल नहीं, बचता है ग्राम पंचायत। सही ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में बांटा गया है? बहुत ईजी है, 75 जिले हैं हमारे यूपी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से किसे पीतल उत्पादों के लिए अधिकतम निर्यात के लिए जाना जाता है? तो चूंकि हम पास में रहते हैं मुरादाबाद के, तो हम जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन है डी, मुरादाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लोग लखनऊ और कानपुर में कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन है कानपुर। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? जब मैं यूपी का आपको डिवीज़न पढ़ाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी को बेसिकली 7 बड़े बड़े उसमें डिवाइड किया जाता है, जिसमें दोआब और वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। रोहिलखंड और आपका पूर्वांचल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है फिलहाल देखते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ए, क्योंकि ऊपरी दोआब में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। आप बरेली को ही मान लीजिए यहाँ पर। अगला, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, इसके अंतर्गत जो योजना है उसकी इकाई लागत कितनी होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन है 50,000 होनी चाहिए। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये दरअसल उस टाइम पे एक करंट का क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने किया था, एक डाटाबेस बनाया था, तैयार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए खर्च करे कि इसको गरीब ना समझा जाए? तो इसमें सही ऑप्शन है 32। यानी अगर आप गांव में रह रहे हैं और आप 32 रुपये खर्च करते हैं प्रतिदिन तो आप अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष होती है पंचायत का सदस्य बनने की आयु सीमा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं आप समझ लीजिए ज़्यादातर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। लोग इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे कि हाई कोर्ट के जस्टिस को चीफ जस्टिस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन सही है। घरेलू, व्यक्तिगत और सौर जल हीटर जो है उसके लिए आर्थिक योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में किस तरीके का प्रोत्साहन है? तो बट्टा दिया जाता है, ये ऑप्शन है इसका। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के वार्ड हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं जिनको उनको पंच कहा जाता है, वार्ड से चुने हुए। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 7 से 17। इसमें लोग 5 से 20 या 10 से 20 ऑप्शन लगाएंगे, वो अधिकतम सीमा होती है, लेकिन ये सही ऑप्शन है इसका 7 से 17। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? मतलब यूपी में कौन सी फसल होती है जो व्यावसायिक है, जिसको हम बेचते हैं, मतलब बहुत अधिक इसकी पैदावार होती है। कन्फ्यूज मत होइएगा, गन्ना है इसमें। ठीक है। गेहूँ या चावल नहीं है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो मिड डे मील कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन जो है वो किस आवृत्ति पे होना चाहिए? मतलब उनकी जो वेट कितना है, ये किस आवृत्ति पे होनी चाहिए, कितने समय बाद? तो सही ऑप्शन है इसका अर्धवार्षिक होनी चाहिए, साल में 2 बार। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए? तो एक साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो निधिकरण है उसका अनुपात कितना है? तो वो ये 75-25, ऑप्शन सी। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? अब बिस्वा का मैं आपको बताऊं तद्भव शब्द क्या होगा? बिसा। आपने सुना होगा 1 बिसे, कितने बिसे हैं? तो ये बिसे नहीं, बिस्वा होता है। तो 1 बीघा में कितने बिसे होते हैं? 20 ही होते हैं, 1 बीसवा। तो सी ऑप्शन सही है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? गज स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है डी,
4840। ये तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, जिला अस्पताल के लिए जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक हैं उसमें 10 लाख की जनसंख्या का कोई ज़िला है तो उसमें कम से कम कितने बेड होने चाहिए? तो 300 बेड होने चाहिए। ये ऑप्शन ए सही है। दूसरा है NREGP, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो NRGP की फुल फॉर्म है नेशनल, N से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट, G से गारंटी, P से प्रोग्राम। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आया तो। और आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।